आज मार्केट्स का दिन तो वैसे ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन आज डाइवर्जेंस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में फेवर में जा रहा है निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के थोड़ा सा अगेंस्ट में है। आपको पता है जब बैंक निफ्टी नया हाई लगाया था उस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ़र्क था ऑल टाइम हाई का वो करीब 9% के आसपास था। 9% बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो डाइवर्जेंस हो गया था। उसके पीछे की 3-4 वजह गिनवाई जा रही थी कि बैंक क्यों आगे निकल गया और निफ्टी क्यों पीछे छूट गया। उसमें से एक वजह आईटी थी जो नहीं चला था, दूसरी वजह थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो उस समय नहीं चला था, और तीसरी वजह थी कि जो बैंक के अपने वेटेज वाले शेयर है वो कुछ ज़्यादा ही चल गए थे। तो ये तीन वजह मोटा मोटी जो कि टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के दायरे के अंदर आती हैं उसी दायरे से बताई गई। अब आप देखो समय कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एसबीआई के नंबर ख़राब नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो नंबर 3 वाला जो प्रिंसिपल था वो काम कर गया कि रिजल्ट से आने से पहले ही उसको डिस्काउंटिंग कर दिया गया था। ऐसी कोटक के साथ भी हुआ। दूसरे नंबर की प्रॉब्लम थी कि रिलायंस नहीं चल रहा। रिलायंस पिछले 7 दिन से अब चल रहा है तो डाइवर्जेंस को कम करने में ये हेल्प दे रहा है। तीसरी प्रॉब्लम थी कि आईटी नहीं चल रहा है। आईटी में अभी भी प्रॉब्लम है। अगर आप वैसे देखें तो पिछले 4-5 दिन से जब से मई सीरीज की स्टार्टिंग हुई है तब से आईटी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आज भी निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी का ऑटो इंडेक्स दोनों काफ़ी एक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये डाइवर्जेंस जो आपको दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये थोड़ा सा स्लाइटली कम करने की कोशिश हो रही है। ये आधे % से कम हो या 1% से कम हो, बट डिफरेंसेस अब बढ़ नहीं रहे। अब निफ्टी की बारी है। तीसरी इंपॉर्टेंट भाई, ऑप्शंस वालों को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। वजह आप देखेंगे बाजार में अभी भी ब्रॉडर रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ। पिछले जब से मई सीरीज शुरू हुई है, देखो मई सीरीज तो 25 अप्रैल से शुरू हो गई थी। आप 1 मई से मत गिनना, आप 25 अप्रैल से गिनना, क्योंकि 24 तारीख डेरिवेटिव एक्सपायरी थी। तो 25 से लेके आज 5 हो गए। रफ 1-2 दिन की छुट्टी वुट्टी भी कैलकुलेट करूँ तो 6-7 दिन हो जाएंगे ट्रेडिंग को डेज भी। उस ट्रेडिंग डेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो 24,200 तोड़ के 24,000 की तरफ जा रहे हो, नो सेल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और भी रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ इसके। बाजार के पास लेकिन फोर्स की कमी है, इसलिए जो कॉल राइटिंग है 400 और 500 वाली वो अपना असर दिखाती है। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने लगते हैं वहाँ से सेलिंग आती है। आज भी आप देखो 400 दिन भर टिका रहा है लेकिन 500 को एक बार दिखाने के बाद फिर दूसरी बार नहीं दिखा पा रहा है। तो ये जो बुल्स और बियर की फाइट चल रही है इस टाइट रेंज के अंदर वो अभी भी चल रही है। ये भी पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका 18-18.25 का विक्स है। अगर मैं विक्स को भी हटा दूं ना तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को मार्केट में नोटिस हुआ पिछले 4-5 दिनों से, या मैं बोलूँगा पिछले 10-15 दिनों से, वो है एफआईज की होल्डिंग्स का बढ़ना। 46% अराउंड आ चुके हैं और रिटेल 44 है और एफआईज 46 है। तो उसका मतलब बाजार के अंदर ज़्यादा बड़ा कन्विक्शन एफआईज ने रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू रिटेल ने, इसलिए बाजार नीचे नहीं जा रहा। एक और पॉइंट क्यों ऊपर नहीं जा रहा उसकी वजह है क्योंकि यही 46% डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास आके बना और उसके बाद रुक सा गया है। तो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें आपको चेक एंड बैलेंस के हिसाब से चेक करनी होंगी। एक छिरा पकड़ोगे ना तो 3 चादर के छड़े अपने आप ही आ जाएंगे। तो आप जब एक चीज़ को चेक करोगे तो 3 चीज़ आपको ऑटोमेटिकली चेक करनी ही पड़ेंगी और उसके बाद कोई डिसीजन लेना। एक चीज़ पे मैं अभी भी राज़ी हूँ कि बाज़ार के अंदर कोई मेजर क्रैक विजिबल नहीं है। बाज़ार एक बार पुल बैक तो विजिबल हो सकता है प्रोबेबिलिटी पे, बट मेजर क्रैक अभी तक विजिबल नहीं है। ठीक है, बस ये मैं इतना कह सकता हूँ। 24,000, 24,002 S1 S2 मान लीजिएगा, और सेम विद बैंक निफ्टी 55,000 और 54,800 आप इसको चाहे तो S1 S2 भी मान सकते हैं। जैसा तोड़ेगा, ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, वैसा ही बाजार ड्रैग करता हुआ आपको लेके जाएगा। आप अपने आप को थोड़ा संभाल के काम करना, रेंज में काम करना। 18.5 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा, ये बात तय है। कुछ ना कुछ आपको लगाए रखेगा। अभी चला और अभी टूटा वाला जो भाषा है ना, ये आपको मार्केट के अंदर दिखेगी। बट थोड़ा सावधान रहना। भाव और भावनाओं में भावनाओं को कंट्रोल करने का समय है। लास्ट लाइन बोल के फिर मैं अपने मेहमान के पास चला जाऊंगा। वो ये है कि कई बार ऐसा होता है इंडेक्स से पैसा नहीं बनता, स्टॉक से पैसा बनता है।
ये वही दिन चल रहे हैं। इंडेक्स में ना तो टाइम, ना तो एनर्जी, ना ही अपना पैसा खोटी करो। यही पैसा, यही एनर्जी, यही टाइम स्टॉक स्पेसिफिक या चर्निंग में लगाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूं। सहज अग्रवाल आज के हमारे मेहमान हैं कोटक सिक्योरिटी से, उनसे करेंगे आज बातचीत। सहज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अभी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। चंदन तापड़िया ने जो कॉल्स दी उसका एक लेखा जोखा, एक रफ एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखो, उन्होंने आईयूसी की एक कॉल प्लस करवाई थी 145 की, ये बता नहीं रहे थे, मैंने पूछ लिया तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे को जितने भी शेयर अब तक मैंने डिस्कशन किया उसमें सबसे ज़्यादा कन्विक्शन मेरा आईयूसी पे है। तो उन्होंने कहा चलो मैं फिर आपको एक आईयूसी की कॉल दे देता हूँ। आपको याद होगा 3.5 रुपये का रेट उन्होंने दिया था, मेरे को तो रेट भी याद है। टारगेट दिया था उन्होंने 7.5 रुपये का, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। चेक कर लो, आईयूसी आज बढ़िया गैप के साथ खुला, आपको गेन आ गया। इंटर ग्लोबलाइजेशन उनका पसंदीदा शेयर था, 4% वहाँ से भी आया। कफोर्ज, मैंने उनसे पूछा आईटी में कौन सा शेयर ठीक लग रहा है, उन्होंने कहा कफोर्ज, 2% का गेन वहाँ से भी आया। तो कुल मिला के उन्होंने कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हमको बताए थे, वो हमने आपके सामने रखे हैं जिसका रिटर्न मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी खरीदने के लिए कहा था लेकिन सपाट, डीएलएफ भी कहा था सपाट, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी होल्ड करने के लिए कहा है क्योंकि 1% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1% हम लिख देते, इसलिए वो 1% है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको सपाट की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये 3 चीज़ें सपाट रही, 3 चीज़ें गेन आया। नेट में अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे होगे और अगर आप गेस्ट को फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट्स लेते होगे तो स्विंग ट्रेड का बेनिफिट भी आपके पास पहुंचता है। और हमने प्रोग्राम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, तो हम पहले तो कम से कम ट्रेड देते हैं, दूसरा गेस्ट को पूरी फ्रीडम दे रखी है, स्वैप कर दे, गिरा दे, शेयर पे अपनी उल्टी राय दे दे, डाटा के अकॉर्डिंग जो बोलना है सो बोले, ठीक है, पूरी फ्रीडम है 100%। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें स्विंग बेनिफिट्स आते हैं रिपोर्ट कार्ड के जरिए, वो स्विंग एक बार हम परसेंटेज में दिखाते भी हैं। मेरा मानना है कि आगे दौड़, पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए। अब आगे तो दौड़ रहे हो लेकिन पीछे छोड़ते जा रहे हो प्रॉफिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट समेटते जाओ, इसलिए रिपोर्ट कार्ड दिखाने की प्रथा हमने शुरू की है और हम इकलौते हैं जो ये रिपोर्ट कार्ड दिखाते भी हैं, और कोई चैनल और कोई प्रोग्राम भी नहीं दिखाया जाता। अब सहज अग्रवाल से बातचीत करने का वक्त हो गया है। सहज भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, और थोड़ा आज मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, बातचीत करते करते हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते रखते थोड़ा हमें समय लग गया। आप बड़ी पेशेंस से सुन रहे थे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर बताइए जरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? जी डिम्पी जी, धन्यवाद। एंड सभी व्यूअर्सों को भी नमस्कार। सो एक एक आपकी बात जो आप हमेशा करते हैं, इनफैक्ट आपकी चैनल पे आके और आपसे इंटरेक्ट करके कहीं ना कहीं मुझे भी एक 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 इनपुट मिलता है कि किस हिसाब से क्लाइंट सोच रहे होंगे, ट्रेडर्स सोच रहे होंगे। आप बहुत सरलता से बात को रखते हैं। उसी बात को आगे ले जाते हुए दो भाग में मैं अपना व्यू देना चाहूंगा, जो मैं पिछले भी अपने इंटरेक्शंस में आपके साथ बता चुका हूँ। एक है हमारा शॉर्ट टर्म व्यू और एक है हमारा मीडियम टर्म व्यू। मीडियम टर्म व्यू में हम अभी भी यही स्टैंस ले रहे हैं कि निफ्टी पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है ये ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। निफ्टी में यदि आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, सपोर्ट लेवल के पास उसको बाय कीजिए। यहाँ पे अंडरटोन जो आपका है थोड़ा सा मिक्स्ड है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ऑटो स्टॉक्स हो गए, आईटी स्टॉक्स हो गए, मेटल स्टॉक्स हो गए, इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस दिया नहीं है, जबकि बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस ने आउट परफॉर्मेंस दे दी है और वो प्रैक्टिकली आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं हमें बाकी सेक्टर्स के भी सपोर्ट की जरूरत है। अब इस चीज को आप दो तरीके से देख सकते हैं कि भाई वहां पे थोड़ी सी नरमी है, इसके लिए मार्केट भी कंसोलिडेट करना चाहता है और मार्केट एक ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है अभी। तो ये आपका हो गया मीडियम टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म की एक बात करें यदि, तो अगेन आपकी बात दोहरा रहा हूं, कोई बड़ा क्रैक नहीं दिख रहा है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में लॉन्ग पोजीशंस भी अच्छी बनी हुई है, कैश पोजीशंस भी अच्छी बनी हुई है। हमारा ध्यान अभी ये है कि इंडेक्स में आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। निफ्टी के अंदर हमें इमीडिएटली रेंज 24,200 और 24,500 स्पॉट लेवल्स का नजर आ रहा है, जहां पे जब तक 2400 नहीं टूटता है तब तक 24,500 क्रॉस करके निफ्टी 24,800 तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यदि 24,200 टूटता है तो देन मे बी आपको एक 23,800 तक का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस और अभी का बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है वो बन जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी निफ्टी की बात, जहां पे आप इमीडिएटली 24,200 के आसपास यदि आता है तो बाइंग करने को देखिए।
बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं तो हम वहां पे हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आई थिंक वो वाजिब भी है क्योंकि बैंकिंग के बूते पे ही पूरा इंडेक्स और मार्केट ऊपर आया है। अब यहाँ पे आके आपके रिजल्ट्स यदि पॉजिटिव भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बात हो जाती है कि भाई आपका ऑलरेडी वो पॉजिटिव न्यूज डिस्काउंटेड है। और बैंक निफ्टी की लेवल्स के यदि मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी एक 54,000 जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था और ऊपर में 56,000 ये रेंज के अंदर थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, ट्रेड करेगा। पर 54,000 के यदि नजदीक आता है तो मैं वहां पे 54,300 के आसपास, तब मैं वहां पे बाइंग करने में कंफर्टेबल रहूंगा। अदरवाइज बैंकिंग में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहने की उम्मीद है। ठीक है, पॉइंट टेकन, रीजंस आपने बता दिए, साथ ही आपने कैसे काम करना है ये भी बता दिया। अब इंडेक्स से हम बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं शेयर्स की जर्नी पर। सहज आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप किसी भी शेयर्स को चेंज कर सकते हो, आप उसके साथ जा भी सकते हो, उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई ज़्यादा शेयर्स आपसे चाहिए नहीं, जितना कम दोगे उतना ही हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट इज एमजीएल। एमजीएल और आईजीएल के अंदर जब से सीरीज स्टार्ट हुई है थोड़ा बहुत अच्छा ग्रीन शूज दिख रहे हैं एक्चुअली, और ये शेयर रिएक्ट भी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका रिएक्शन और बाद में प्रॉफिट बुकिंग ना होना, वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। एक तो एमजीएल है, सेकंड इज पेटीएम। 860 रुपये का पेटीएम मिल रहा है, 3% के आसपास का आज का गेन है। सहज एक बार आपके रिकमेंडेशन। एमजीएल यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मल्टी मंथ कंसोलिडेशन है। स्टॉक ने बहुत टाइम एक पर्टिकुलर रेंज में, आप बोल सकते हैं 1200 और 1400 के बीच में टाइम स्पेंड किया है और इस फेज में हमें काफी वोलेटिलिटी ओवरऑल मार्केट्स में भी देखने को मिली है और एनर्जी स्पेस में भी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है काफी कुछ ये नेगेटिव न्यूज डिस्काउंट करके चला है, कंपनी स्पेसिफिक भी शायद कोई न्यूज रही होगी। अब ये थोड़ा सा एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस ब्रेकआउट को एक्चुअली प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। 1400 के आसपास स्टॉक चल रहा है अभी, 1350 का आप इसमें सपोर्ट मान के चलिए और ऊपर में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो आपको 1475 के आसपास का दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप एमजीएल स्टॉक को मैं यहाँ पे बाय रेटिंग दूंगा विद सपोर्ट ऑफ 1350। दूसरा स्टॉक आपने जो मेंशन किया है वो है पेटीएम। पेटीएम का चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल लंबे यदि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखता हूं तो मुझे उतना कंफर्टिंग नहीं दिख रहा है। हालांकि उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बट रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मेरा कंफर्ट लेवल थोड़ा उसमें कम है, तो इस स्टॉक को मैं थोड़ा अवॉइड कैटेगरी में डालूं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। और अब मैं जरा दूसरे शेयर्स भी आपके सामने रखता हूँ जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, और वो शेयर है BHEL और सेकंड है कंटेनर कॉरपोरेशन। सर इन दोनों शेयर्स पे भी एक बार आपका टेक, दोनों सरकारी कंपनीज है। जी जी। तो BHEL का काफी बेहतरीन सेटअप है जहां पे इसने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो था 220 का उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद हम टेक्निकली बोलते हैं यदि कोई स्टॉक पुल बैक करता है, यानी ब्रेकआउट के बाद एक यूफोरिक मूवमेंट आता है फिर उसमें वापस एक दोबारा करेक्शन आता है, वो पुल बैक एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक में एंटर करने के लिए। और कहीं ना कहीं BHEL मेरे हिसाब से अभी वो पुल बैक फेज में चल रहा है। 228 के आसपास का भाव है अभी। मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर 220 का इसमें सपोर्ट मान के चलिए और ऊपर की तरफ में आप 240 तक का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि ये ब्रेकआउट का लॉजिक आपका वैलिड हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस और आपका रिस्क लेवल मेंटेन करके रखना है 220 पे। सामने जो दूसरा आपने स्टॉक बताया वो है कॉनकॉर। वहां पे मुझे थोड़ी सी अगेन क्लैरिटी इतनी नहीं है, जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बैठ रहा है। इसके लिए उस स्टॉक को मैं फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रेंज में ही रहेगा, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, तो वो फिलहाल के लिए अवॉइड है। ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों शेयर्स पे हमने व्यू पॉइंट ले लिया आपका, BHEL एंड कंटेनर कॉरपोरेशंस। इसी के साथ हमारा तेज़ी वाला चैप्टर भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमने 4 शेयर पता करने थे जिसके भी स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यही वैलिड माना जाएगा सिर्फ ट्रेड के लिए, और सारे ट्रेड जिस पे भी हमने बातचीत की वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय है, लेकिन ट्रेड करने वाले जो विषय है वो सब हमने सामने आपकी स्क्रीन पर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ लिख दिए। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवाएंगे और साथ ही फिर सहज अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको देंगे। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जरा कुछ ऐसे शेयर्स पता कर लेते हैं जहां पर आज शॉर्ट्स हुई यानी कि बिकवाली हो रही है, वो स्क्रीन पे लेके आते हैं।
सहज दो शेयर हमने निकाले हैं, फर्स्ट इज ओएनजीसी एंड सेकंड इज मैक्रोटेक डेवलपर्स। इन दोनों को चेक कर लो, एक लोधा के नाम से मिलेगा और एक ओएनजीसी। जी। तो ओएनजीसी इनफैक्ट आपका एक रेंज में है 220 और 250 के आसपास, और 250 को क्रॉस करना स्टॉक को काफी डिफिकल्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आपका आप सेल ऑन राइज मान के चल सकते हैं, बिकॉज अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो लो पे चल रहा है। तो यदि ये स्टॉक आपको 240 242 के बीच में मिलता है तो 250 का स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर नीचे 220 तक का टारगेट जो इसका रीसेंट आप लो बोल सकते हैं, पैनिक लो को मैं हटा रहा हूं तो 220 तक का डाउनसाइड इसमें आ सकता है। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और लोधा पे मेरा थोड़ा यहाँ पे मैं कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर पे उस पे बायस पॉजिटिव है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक के सेटअप को हम मेच्योरिटी की वेट कर रहे हैं। तो लोधा वुड बी मोर ऑफ एन अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लोधा को अवॉइड किया गया है। ओएनजीसी पर अपने टेक सर ने दे ही दिया आपको। अब आते हैं जरा अनवाइंडिंग के दो शेयर्स चेक करवाने पे। एयू बैंक जिसके आज ब्लॉक डील लगी, करीब 1.5% के आसपास का हाथ बदला हुआ, उसके बाद से थोड़ा प्रेशर देख रहा है ये एयू बैंक। और दूसरा है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। एक बार इस पर भी प्रेशर है, जरा चेक कर लेना सर, दोनों में अनवाइंडिंग है। डेट मीन्स ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है और प्राइस भी घट रहा है। जी। सो एयू बैंक में तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रैली इस स्टॉक ने दी है, जहां पे ये 550 वाला स्टॉक आपका ऊपर में 700 का हाई बना के फिर अभी करेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आई थिंक अनवाइंडिंग थोड़ा लॉजिकल भी है, क्योंकि आपकी जो रैली थी वो काफी स्ट्रांग है, प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक बनता है, बट वो करेक्शन भी अपने आप में थोड़ा डिसेंट है। सेटअप वाइज अगेन बाय ऑन डिप्स बोलूंगा एयू बैंक को, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। इस भाव पे ट्रेड करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्की हो जाएगा, और वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए कंफर्टेबल नहीं बैठेगा। तो इस स्टॉक को मैं फिलहाल के लिए आपको अवॉइड ही बोलूंगा। और लास्ट आपने जो एक अपॉर्चुनिटी बताई है, अगेन पीएनबी, ये मेरे को लग रहा है इसमें कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज इतनी बड़ी बैंकिंग के रैली के बाद भी ये स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। और अब बैंकिंग भी खुद थोड़ा हमारा ओपिनियन ये है कि कंसोलिडेशन कर सकता है, रेंज बाउंड कर सकता है। इसलिए इस स्टॉक में भी अनलेस कोई बहुत अट्रैक्टिव ट्रिगर हो, मैं थोड़ा सा इस स्टॉक को भी अवॉइड ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो यहाँ पे भी अवॉइड का स्टैंपिंग हमने करती है। जहाँ पे अवॉइड है मतलब अवॉइड है, अगर आपके पास है तो आप भले रख सकते हैं। आपके अगर वित्तीय सलाहकार इस पे कोई और राय देते हैं तो आप उसको भी मान सकते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया। तो दोनों अनवाइंडिंग के शेयर छूटे, एयू बैंक छूटा, पीएनबी छूटा, और इससे पहले शॉर्ट में हमने मैक्रोटेक डेवलपर्स को भी छोड़ दिया। तो 4 में से 3 शेयर तो अवॉइड की कैटेगरी में ही चले गए। जो भी शेयर अब तक हमने डिस्कस किए, यानी कि जो पूछे थे, सबके सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा। उसमें अमूमन आपको थोड़े बाय के स्टॉक्स ज़्यादा दिखेंगे और इंडेक्स पे अभी रेंज कारोबार होगा, ये बात आपको सहज बताते हुए दिख रहे हैं। सहज, अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया है, जरा आपके ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। जी। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी लग रही है एसबीआई। इनफैक्ट नतीजों के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा एक करेक्शन दिया है, और अगेन वो एक पुल बैक फेज में ही है, जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था आपका 780 के आसपास का, और अभी भी 782 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग 787, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है फिलहाल के लिए, जहां पे आप इस भाव पे उसको बाय कर सकते हैं। और 760 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर की तरफ में फंडामेंटली भी हम इसमें पॉजिटिव है, और टेक्निकली हमें 840 के आसपास का इसमें टारगेट नजर आ रहा है। तो एसबीआई एक पहली अपॉर्चुनिटी होगी जो अभी इंटरेस्टिंग लग रही है, रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल मार्केट सेटअप पर्सपेक्टिव से भी। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है मैक्स हेल्थ। वो स्टॉक अभी आपका फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है 1120 के आसपास का। अगेन एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इसमें हमें नजर आ रहा है 1120 के ऊपर। और इसमें बड़ा सपोर्ट आपका जो दिख रहा है वो है 1175 के आसपास का, 1075 के आसपास का। तो 1075 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं 1190 के टारगेट के लिए। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज फिलहाल के मार्केट सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग लग रही है।
ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। दोनों के दोनों शेयर्स हमने आपके नोटिस कर लिए। मैक्स हेल्थ केयर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 1190 तक का टारगेट है, 1075 का एक एसएल भी आपको लगाना होगा। और जो दूसरा शेयर दिया हुआ है एसबीआई है। पोस्ट नंबर्स शेयर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन पुल बैक वापस करके 840 आ सकता है। ध्यान रखें, ये शेयर चला तो बैंक निफ्टी में भी क्रैक नहीं आएंगे और ये भी ऊपर आ सकता है वापस से। तो उसको आप उसके साथ लिंक भी कर सकते हैं, जो अभी 54,800 पे है। ये करीब 56,000 लगा के वापस 54,000 आए वाला मार्केट है। करीब 1,000-1,200 पॉइंट करेक्टेड भी है यहाँ से। ठीक है जी। तो ये 2 ट्रेड भी हो गए हैं। एक शेयर मेरे को आपके और पता करना है, मैं अमूमन 5 दिन से पता कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम तो थोड़ा पहले से ही पता कर रहे हैं। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर सहज। इसमें चलते चलते आज शायद छठा दिन है, छठा या सातवां दिन। मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने 6 दिन रिलायंस को पोस्ट नंबर्स कब तक चलते हुए देखा था, बट अब देख रहा हूँ। तो अभी और कितना चलना बाकी है सर रिलायंस का? जी, 1 मिनट में उसका हाँ जी। सो रिलायंस में एक्चुअली काफ़ी आई थिंक मार्केट में लीडरशिप की कहीं न कहीं थोड़ी कमी है और रिज़ल्ट्स रिलायंस के रिज़ल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन आए। तो जो स्टॉक आपका मोमेंटम में है, वो एज़ अ ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी कंटीन्यूअस मोमेंटम बेसिस पर चल ही रहा है। बट यदि आपको एज़ अ एज़ अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर काम करना है, तो इस प्राइस पे फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो इसमें बड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो प्रीवियस बॉटम था मल्टीपल, वो 1440 1450 के आसपास का एक फेज है, जिसको निकालने में काफी कठिनता होगी आफ्टर दिस वर्टिकल रैली। तो एज एन ऑब्जेक्टिव ट्रेडर मुझे लग रहा है 1450 के ऊपर ही मैं इसमें नया सेटअप या नई अपॉर्चुनिटी हंट करूंगा। अदरवाइज इतनी बड़ी रैली के बाद यदि ये कंसोलिडेशन दे थोड़ा, जिसमें आपका रेंज हो सकता है अराउंड 1400 से 1450 के बीच में, तो काफी हेल्दी नजर आएगा। तो एज अ ट्रेड ट्रिगर 1450 का रेजिस्टेंस है, और कोई मीनिंगफुल करेक्शन आता है तो ही इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यू थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ेगा आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रैली जो हमने देखी है स्टॉक। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आपने जो भी बताया हमने सब नोटिस कर लिया। रिलायंस में भी एक टेक लेना था, वो भी आपसे ले लिया। बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए। और आपने जो भी बात हमको नोटिस कराई है, उसको हम कल रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए एक दिन का स्विंग दर्शकों के सामने रखेंगे कि जो आप बता रहे थे वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। प्रॉफिट बुक करना ना करना सब दर्शकों के हाथ में ही है, लेकिन एक स्विंग का आपको ज़रूर हम दिखाएंगे कल रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।